जैसे तुमने थंबनेल में देखा होगा, मात्र 15 मिनट में ये चैप्टर हो जाएगा क्या तुम्हारा कंप्लीट। ठीक है, ध्यान से देखो, 15 मिनट में चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा और तुम्हारा एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। बड़ा ध्यान से, बस 15 मिनट देखो। तो हुआ क्या, चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिवीजन सीरीज चालू हो चुकी है, इसको रिवीजन कर रही है। टॉपिक हमारा खत्म हो गया था। अब देखो रिवीजन कैसे करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लेना। अगर ये नोट चाहिए तुम लोग को, एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा और वहां पे क्या हो जाएगा, तुमको डाउनलोड करके मिल जाएगा आराम से, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं है। आगे देखो, तो इंडियन इकोनॉमी एट ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी जिस टाइम पे 1947 की बात हो रही है। बट जैसे अंग्रेज आए, वो तो 200 साल से कर रहे थे, उससे पहले इंडिया की इकोनॉमी कैसा था वो एक बार हम देख लेते हैं कैसा था। यानी इकोनॉमिक कंडीशन बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी बिफोर इंडिपेंडेंस मतलब बिफोर ब्रिटिश रूल कैसे था वो देखो। यानी हमारे पास अगर हम 2500 साल पहले से बात करें तो यहाँ पे क्या, हमने सिल्वर कॉइन तक इशू कर रखी थी। मयूर एम्पायर था हमारे पास, वो 3 क्राउन किंग के नाम से जाना जाता था। उस टाइम पे गोल्डन रूल था हमारा, यानी इंडिया एक प्रॉस्परस इकोनॉमी था, सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी था। तो यहाँ पे पॉलिटिकल यूनिट था हमारे पास, मिलिट्री यूनिट था, स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिव इकोनॉमी था। स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी क्या है, पर कैपिटा इकोनॉमी अबव द सब्सिस्टेंस। इसका मतलब हम खुद के लिए तो प्रोड्यूस कर ही रहे थे, साथ में हम आगे फ्यूचर के लिए हमारे पास खुद खा के हमारा सेविंग भी होता था, यानी मोर देन सब्सटेंस। हमारा जो प्रोडक्शन था वो हमारे से, हम ये भी बोलते हैं, किसी को पूछते हैं कि भाई तू कितना इनकम करा रहे, कुछ नहीं, बस हैंड टू माउथ है मेरा इनकम। यानी हैंड टू माउथ मतलब जस्ट इस साल इनकम किए, फिर खा लिए, फिर खत्म। बट ऐसा नहीं, हम खा भी रहे थे, मार्केट में बेच भी रहे थे, एंड फ्यूचर के लिए सेविंग भी कर रहे थे। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, पर कैपिटा इकोनॉमी अबव सब्सिस्टेंस। उसके बाद चोलास, पांड्यास, गुप्ता, हर्षा, ये सब सारे जो हमारे पास जो बड़े बड़े डायनेस्टी उस टाइम पे थी, वो हर किसी के टाइम पे हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे बढ़ी रही थी, आगे बढ़ रही थी। ठीक है, इन मेडिवल एरा देखो, नॉर्थ में हमारा दिल्ली सल्तनत था, साउथ में विजयनगर एम्पायर। उस टाइम पे मोस्ट पावरफुल ग्लोबल जीडीपी था हमारा इंडिया। यानी यहाँ पे देखो ग्लोबल जीडीपी कैसा था, किस चीज में, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, शिप बिल्डिंग में, ये हमारा इंडस्ट्री था। हम प्रोडक्शन भी कर रहे थे और एक्सपोर्ट भी कर रहे थे। ये और हमारे पास उस टाइम पे क्या आ गया था, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी एग्रीकल्चर में हम टेक्निक यूज लेके आ गए थे। एग्रीकल्चर के साथ साथ हम नया इंडस्ट्री भी स्टार्ट कर लिए थे। मैसूर किंगडम, प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स, यानी जो बाजरा है वो कितना, देखो यहाँ पे एक ऐसे बढ़िया एग्जांपल है, यानी हमको समझ में आ रहा था कि हमारा जीडीपी, हमारा प्रोडक्शन कितना था। देखो मिलेट्स 5 इंटू सब्सिस्टेंस, हमने जितना प्रोडक्शन करना चाहिए था, यानी हैंड टू माउथ की प्रोडक्शन इंटू 5 गुना कर दो, उस टाइम पे हमारा मिलेट की प्रोडक्शन था। तो ये था हमारा यानी ब्रिटिशर से पहले हमारा इकोनॉमी, प्रॉस्परस इकोनॉमी, जिसको आप बोलते हैं सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी था, उससे भी कहीं ज्यादा था हमारा। अब हॉकिंस भैया की एंट्री जब होगी 1600 में, वो देखो वहां से कहीं ना कहीं अंग्रेज, यानी हॉकिंस जो आए थे इंडिया में, वो इतना कुछ खास नहीं कर पाए, बस रिश्ता जोड़े जहांगीर की दरबार में, उनकी मर्चेंट की लड़की को शादी की है, बस रिश्ता जोड़ के चले गए, इतना कुछ खास नहीं इंपैक्ट हुआ था। ये किस लिए आए थे, 24 अगस्त 1608 में फैक्ट्री सेटअप इन इंडियन कोड, ये किसकी कोड में आए थे, जहांगीर के कोड में आए थे। ठीक है, बट एक्चुअली जो ब्रिटिश रूल की ओरिजिन इंडिया में पड़ा, वो कब पड़ा, वो पड़ा देखो यहाँ पे एट बैटल प्लासी 23 जून 1757 एट द बैंक ऑफ हुगली रिवर। ठीक है, किसके बीच में लड़ाई हुआ था वो भी देख लो। लड़ाई हुआ था यहाँ पे सिराजुद्दौला एंड फ्रेंच अलायंस के साथ साथ, किसका हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव। यानी जो रॉबर्ट क्लाइव थे, एक्चुअली ये लड़ाई कैसे हुआ था, ये धोखाधड़ी में हुआ था। क्या, जो सिराजुद्दौला, उनकी जो कमांडर इन चीफ थे मिर्जाफर, वो धोखा दे दिए किसको, सिराजुद्दौला को। यानी ये अपनी पूरा सेना लेके किसकी तरफ हो गए, रॉबर्ट क्लाइव की तरफ हो गए। तो लड़ाई एक्चुअली में हुआ नहीं, इनके पास कोई सेना ही नहीं थी, तो इनको रास्ते में इन्होंने पकड़ लिया, किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने। फिर यानी पूरा जो दबदबा था वो कलकत्ता से लेके, यानी एक्चुअली जो अंग्रेजी रूल का जो नींव है वो वहीं से पढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, आगे देखो बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल, क्या रूल था अभी आगे। ब्रिटिश में एक्चुअली जो उस टाइम पे उनकी मोटिव था, इंडिया को बनाना था क्या, एक फीडर इकोनॉमी। फीडर इकोनॉमी क्या है, रॉ मटेरियल इंडिया से लेके जाएंगे एंड इंडिया को क्या करेंगे, वापस उसकी रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स करके बेच देंगे। नहीं, इंडिया को यूज करते थे एज ए मार्केट। देखो, यूज इंडिया एज ए मार्केट, यानी इंडिया उनके लिए क्या था, जस्ट एक मार्केट ऑफ रॉ मटेरियल था एंड सेलिंग मार्केट ऑफ फिनिश गुड्स था, और कुछ नहीं। अब फीडर इकोनॉमी, फीडर इकोनॉमी का मतलब क्या है, फीडर इकोनॉमी का मतलब क्या है, जस्ट ए मार्केट इकोनॉमी और कुछ नहीं। क्या है कि मार्केट इकोनॉमी, यानी इंडिया की यूज कर लो एज ए मार्केट।
यानी क्या मार्केट यूज कर लो, ये मान लो हमारे इंडिया है, यहां से रॉ मटेरियल लेके चले जाओ और इन्हीं को वापस क्या बेच दो, फिनिश गुड्स बेच दो, हाई रेट में बेच दो। ये तुम्हारा क्या था, फ्यूडरल इकोनॉमी। ठीक है, यूज इंडियन रिसोर्सेस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन ब्रिटेन। ठीक है, जो रॉ मटेरियल यहां पे लेके चले गए, यानी उनकी मेन मोटिव था इंडिया में कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन होना ही नहीं है, करने ही नहीं देना, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है सारे बिल्कुल बिल्कुल नीट ले जाओ, कहां पे, सब ब्रिटेन में लेके जाओ, और जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगा वो कहां पे होगा, ब्रिटेन में ही होगा। ठीक, चलो आगे देखो, इंडियन इकोनॉमी एट ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इन्होंने, इनकी मेन पर्पस क्या था कि इंडिया को बना दो फेडरल इकोनॉमी, यहां से रॉ मटेरियल ले जाओ और इन्हीं को ही बेच दो फिनिश गुड्स हाई रेट में। ठीक है, आगे देखो, अब इंडिया की इकोनॉमी कैसा था एट ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, वो हम देखेंगे। देखो, इंडियन इकोनॉमी एट ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इंडिया की सबसे उस टाइम पे जो मैक्सिमम पॉपुलेशन था वो किसके ऊपर डिपेंड था, एग्रीकल्चर के ऊपर। तो देखते हैं एग्रीकल्चर में क्या कंडीशन था। एग्रीकल्चरल सेक्टर क्या था इसमें, एग्रीकल्चर सेक्टर में देखो पहले क्या था, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमारा क्या था, स्टैग्नेंट वाइब्रेंट ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी वेरी स्लो ग्रोथ, यानी बहुत ही कम ग्रोथ हो रहा था हमारे एग्रीकल्चर में। क्यों, ऐसा क्यों, इसकी रीजन देखते हैं। देखो इसकी रीजन देख लो, रीजन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर क्या है, द लैंड सेटलमेंट सिस्टम बाय कॉर्नवालिस, यानी इसको और भी क्या बोलते हैं, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम 1793 में जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। हुआ क्या था, यानी जो जमीन में यहां पे, जैसे वहां पे एक इंटरमीडिएट बना दिया गया, किसको, जमीन की ओनर बना दिया गया जमींदार को। करेंगे क्या वो लोग एक्चुअली जमीन में जो काम करे ना, लेबर जिसको बोलते हैं हम टीलर, तो उन्हीं से ये क्या करेंगे, टैक्स कलेक्शन करेंगे, एंड कुछ टैक्स की जो फिक्स अमाउंट है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देंगे। यानी होगा कैसे, जिसको हम बोलते हैं लगान, क्या बोलते हैं इसको, लगान। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट सबसे ऊपर आया, देखो, फिर मिडिल में कौन आएंगे, जमींदार्स, ये ओनली प्रॉफिट लेंगे किससे, फार्मर से। जो फार्मर कौन है, जो यहाँ पे काम करते हैं, क्या पे एक्चुअली लैंड में काम करते हैं, जिनके लैंड के बारे में पता है। तो ये देखो तीन सिस्टम हो गया, ऊपर कौन सबसे आ गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट, नीचे कौन आ गया, सबसे नीचे आ गया सबसे फार्मर, और बीच में कौन रहेंगे, बीच में रहेंगे यहाँ पे जमींदार। ये यानी जो जमींदार से वो टैक्स कलेक्शन करेंगे किससे, इनसे। जो जमींदार है वो टैक्स कलेक्शन करेंगे किससे, फार्मर से। फिर जो जमींदार है जो टैक्स कलेक्शन किए वो किसको पेमेंट करेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। यानी तो यानी इनकी ये क्या बन गया, बस टैक्स कलेक्टर बन गए, इनका कोई काम नहीं, इनको राइट दिया गया तुम फार्मर से टैक्स कलेक्शन करो और हमें पे कर दो। तो इसकी नाम क्या था, लगान, याद रखना। अब आगे देखो, अगर कोई जमींदार इसमें फेल टू पे हुआ, नहीं कि इंडिया ने, तो इंडिया के ऊपर कैसे ऐसे हम करके टैक्स कलेक्शन कर लें कि ये फार्मर भी हमारे इंडिया है, ये भी इंडिया है। अगर कोई ऐसे अपनापन जग जाएगा तो वो कलेक्शन नहीं करेगा, तो उसके लिए भी क्या रूल था, फेल टू पे द पेमेंट, तो रिमूव कर दिया उससे राइट से। यानी तेरे से जमींदारी हट जाएगी, किसी और को जमींदारी मिल जाएगी अगर तो टाइम पे टैक्स कलेक्शन करके नहीं देगा। तो सेम फार्मर के लिए भी सेम रूल था। अगर फार्मर मना कर दिया कि भाई नहीं कर पाऊंगा, तो अगर फेल, अगर टैक्स नहीं पे कर पाया, तो उसको उसकी जमीन से बेदखल कर दिया गया, उसको बोलते हैं हम लैंडलेस लेबर। तो कल से जमीन से काम पे नहीं आना, ऐसे सीधा मना कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नाम है इसका, समझ में आ गया ये कैसे सिस्टम था। आगे देखो, फिर आ जाओ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखो ये सुन के अच्छा लगेगा कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वो अच्छी बात है, बट यहाँ पे क्या देखो, ये हमने पहले प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल द मार्केट नॉट फॉर सेल्फ कंजप्शन, यानी जो रॉ मटेरियल इन्होंने क्या करा, इनको अपनी इंडस्ट्री के लिए चाहिए रॉ मटेरियल, इन्होंने क्या कर दिया, फूड गेन की प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल मनाही कर दिया। बोला नहीं, फूड गेन यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करना, हम तो एक्स्ट्रा कैश दे रहे हैं, आप यहाँ पे कैश क्रॉप ही करो, जो रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होगा कहाँ पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट में, क्योंकि उनको चाहिए रॉ मटेरियल। तो हमने फूड ग्रेन जो है वो प्रोडक्शन नहीं किया, हम किसके ऊपर फोकस करने लग गए, इसके ऊपर, यानी इसको बंद करके अब मार्केट में जो सेल होगा, यानी कौन सी प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप लाइक जूट, कॉटन, ग्राउंडनट्स, शुगर कैन, इंडिगो इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स। यानी रॉ मटेरियल करके रहते हम, रॉ मटेरियल प्रिपेयर करते किसके लिए, ब्रिटिश के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर मान लो रॉ मटेरियल हम अपने लिए प्रोड्यूस करते, खुद यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता, तो कितना अच्छी बात था। कमर्शियलाइजेशन अच्छा है, बट ये सब प्रोडक्शन होता किसके लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, इसलिए अच्छा नहीं है। आगे लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी क्या है यहाँ पे देखो, यानी हमारा जो प्रोडक्शन था वो लो लेवल प्रोडक्शन तो बहुत ही कम था। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, हम प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, ओल्ड टेक्नोलॉजी, 2 बैल जोतो और यहाँ पे हल जोत के काम करो, वैसे वाला टेक्नोलॉजी, यहाँ पे कोई नया टेक्नोलॉजी था नहीं।
था इसलिए नहीं था क्योंकि जो गवर्नमेंट था हमारा यहाँ पे, वो कौन सी गवर्नमेंट था, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो चाहता नहीं था यहाँ पे कुछ नया टेक्निक आए करके। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, इरिगेशन मतलब क्या है, ना कोई डैम ना कोई कैनल्स, बस मैक्सिमम टाइम हम मानसून के ऊपर डिपेंड करेंगे, बारिश अच्छी हुई तो फसल अच्छा होगा, नहीं होगा तो फसल खराब हो गई। फिर लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय ओनर, देखो इस टाइम पे वही ओनर था, ये कौन था ओनर रे, ओनर यानी कौन है यहाँ पे, जिसको बोलते हो तुम जमींदार, क्या बोलते हो इसको, जमींदार। जमींदार क्या था, ओनली प्रॉफिट में से हिस्सा लेता था, बाकी जमीन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसका कोई मतलब ही नहीं था। लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, किसकी, गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट था, ब्रिटिश गवर्नमेंट था। कौन सी गवर्नमेंट था, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या पड़ी है, तुमको क्यों करेगा, उनका मेन मोटिव यही था कि इंडिया में कुछ होने ही नहीं देना, तो इसलिए ये पे पार्टिसिपेशन इसने किया ही नहीं, ठीक है। अब इसके अलावा फिर आ जाओ एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। फिर 1947 में हम पता है तुम लोग को, इंडिया 3 टुकड़े में बढ़ गया, कौन सी, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड इंडिया, ठीक है। 3 टुकड़े में इंडिया क्या हो गया, बढ़ गया। तो क्या इसमें नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, देखो क्या पड़ा, इंडिया पाकिस्तान में मिला, ए हाईली इरिगेटेड लैंड वेंट टू पाकिस्तान, यानी जो बढ़िया सा इरिगेटेड लैंड हमारे पास था पाकिस्तान साइड में चला गया, ठीक है। और ए हाईली जूट प्रोडक्टिव लैंड कहां चला गया, बांग्लादेश में चला गया, ठीक है। तो इसमें भी कुछ हमको नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, यानी इंडिया डिवाइड हो गया 3 पार्ट में। अब आ जाओ इंडस्ट्री सेक्टर, कौन सेक्टर आ जाएगा, इंडस्ट्री सेक्टर। तो इंडस्ट्री कहने का नाम पे हमारे पास उस टाइम पे एक बढ़िया बस एक ही इंडस्ट्री था, क्या नाम है इसका, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री था, टेक्सटाइल। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जो हम हाथ में खुद क्या करके यहाँ पे खुद अपने लिए कपड़े बनाते थे, वही हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो यहाँ पे क्या था, ये खत्म कर दिया बाय द 2-fold मोटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक मार देना। 2-fold मोटिव एक्चुअली में क्या है, यानी फोल्ड 1, इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, यानी पहले इंडिया से सारे रॉ मटेरियल ब्रिटेन लेके चले जाओ, एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, इंडिया क्या बन गया, फोल्ड 2, एक मार्केट बन गया था जो रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा और फिनिश गुड्स को क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा। ये 2-fold मोटिव था। देखो इस मोटिव को इंप्लीमेंट करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगाया। कैसे, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, यानी इंडिया से अगर कोई रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है टू ब्रिटेन तो उसके लिए कोई टैक्स नहीं, कोई ड्यूटी नहीं, ठीक है, ड्यूटी फ्री। एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, इवन तुम अगर ब्रिटेन से फिनिश गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो तो तुमको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो भी तुम्हारा क्या हो गया, टैक्स फ्री हो गई, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, और हैवी ड्यूटी इंपोज ऑन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट टू द अदर कंट्रीज, यानी अगर इंडिया कोई अपनी फिनिश प्रोडक्ट या कोई हैंडीक्राफ्ट गुड्स की फिनिश प्रोडक्ट कहीं बाहर कंट्री को एक्सपोर्ट करता है तो उसके ऊपर क्या लगेगा, इसके ऊपर हैवी टैक्स लग जाएगा। यानी ये खत्म करनी है, पूरा प्लान बना के रखे थे पहले से ही। नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट इनके ऊपर पड़ा, देखो हाई लेवल LEVEL, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्या हो गया, हाई लेवल ऑफ यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। क्या मीनिंग है इसका, देखो इसका मीनिंग ये है, देखो फॉर एग्जांपल हमारे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में जो भी लोग डिपेंडेंट थे वो क्या हो गए, काम तो गया, इंडस्ट्री चल नहीं रही तो वो कहाँ जाएंगे, तो ये वहां पे क्या हो गए, वो अनएम्प्लॉयमेंट हो गए। और वो कहाँ चलेंगे, मेन हमारे मैक्सिमम लोग थे किसके ऊपर डिपेंड थे, एग्रीकल्चर के ऊपर। तो ये कोई हैंडीक्राफ्ट से हटके कहाँ पे आ गए, एग्रीकल्चर में, तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो गया। इंक्रीज डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, यानी जो एग्रीकल्चर में जहां पे कम लोग थे यहां से भीड़ आया और मिलके क्या हो गया, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट होगा। क्या उससे, यानी जो इनकम एग्रीकल्चर से कुछ लोग के बीच में बैठ रहा था वो अभी और लोग आ गए तो सबके बीच में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, यानी वेज रेट जो इनकम है वो हो गई लोगों की कम, ठीक है। इंक्रीज, अभी क्या है, इंक्रीज क्या बढ़ गया, इंक्रीज इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स, यानी हमने यहां पे चीज तो बनाना बंद कर दी बट हमको चाहिए तो क्या करेंगे, ब्रिटेन से इंपोर्ट करो, यही ऑप्शन दिए थे वो उस टाइम पे हम लोग को, ठीक है, याद रखना। अब आ जाओ, फिर लिखो लैक ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, मतलब कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। उस टाइम पे हमारे पास कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नाम पे कुछ भी नहीं था। इंडस्ट्री विच प्रोड्यूस मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स विच हेल्प्स द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी फर्दर प्रमोशन ऑफ क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर हमारे पास मशीन्स एंड इक्विपमेंट होगा कुछ चीजें बनाने की, है ना, तो वो क्या करेगा, नया नया टेक्निक लेके आएगा, फिर हम जो मैनुअल काम कर रहे हैं फिर प्रोडक्शन एफिशिएंट बनेगा, हमारे पास नया टेक्नोलॉजी आएगा। बट जो मशीन प्रोड्यूस करने की इंडस्ट्री हमारे पास था ही नहीं, है ना। हाउएवर इन सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी टिस्को इन जमशेदपुर बिहार, यहाँ पे क्या हुआ, अपनी मेजर क्या है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये आया कब, 1907 में। बट याद रखना, और ग्रेड यहाँ पे याद रखना,
1907 पे ये टिस्को आया था, बट इसने प्रोडक्शन कब स्टार्ट की? प्रोडक्शन स्टार्ट की इन्होंने 1912 में, यानी 1912 में इन्होंने अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करी थी। ठीक है, इसको ध्यान रखना। आगे चलो। और टिस्को के अलावा और कौन सी इंडस्ट्री था हमारे पास उस टाइम पे? कॉटन, टेक्सटाइल एंड जूट मिल था। ठीक है। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट की टू फोल्ड मोटिव, गवर्नमेंट की डिस्क्रिमिनेटेड टैरिफ पॉलिसी, इन सबको देख के क्या लग रहा है गवर्नमेंट क्यों पार्टिसिपेशन करेगा? क्योंकि गवर्नमेंट किसका था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो वो चाहते थे ब्रिटेन में डेवलपमेंट हो, यहाँ पे क्या करेंगे? इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। थोड़ी बहुत किया, जो कि रॉ मटेरियल निकालने के उनकी हेल्प करने के लिए क्या क्या किया? रेलवे, पावर जनरेशन एंड कम्युनिकेशन, पोर्ट, इस टाइप के इसने ध्यान दिया था। अब बताऊंगा वो किस लिए किए थे। अब आ जाओ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड जिस टाइम पे देखो कि इंडिया वाज द, हमें समझ में आ गया टू फोल्ड मोटिव में क्या था? इंडिया प्राइमरी सप्लायर था किसका? रॉ मटेरियल का, एंड नेट इंपोर्टर किसका था? फिनिश गुड्स का। बट उससे पहले इंडिया देखो, इंडिया एक्सपोर्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स था, है ना? ब्रिटेन काटो यहाँ पे। इंडिया क्या था? एक्सपोर्टर ऑफ क्या था? फिनिश गुड्स। इंडिया क्या था? एक्सपोर्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ठीक है, इंपोर्ट के नाम पे बहुत कुछ, क्योंकि हम सेल्फ डिपेंडेंट थे। बट जिस टाइम पे ब्रिटिश वाले आए उस टाइम पे क्या कर दी? जितने सारे रॉ मटेरियल है हमने सबको क्या कर दी? बाहर को एक्सपोर्ट कर दी, और इंडिया क्या बन गया? इंडिया देखो एक्सपोर्ट करा, और इंपोर्ट क्या करा इंडिया ने? फिनिश गुड्स इंपोर्ट करने लग गया। क्या इंपोर्ट करने लग गया? फिनिश गुड्स। ठीक है, आगे बढ़ो। More than 60% of Indian trade with Britain, other trades are China, Ceylon and Persia। यानी जो 60%, मोर देन हाफ, 60% ज्यादा जो ट्रेड था वो किसके साथ था? ब्रिटेन के साथ, क्योंकि उनकी सरकार था, सब कुछ उनके चलता था। और फिर भी उसके अलावा इंडिया किसके साथ ट्रेडिंग करता था? चाइना, सीलन मतलब श्रीलंका, पर्शिया मतलब ईरान। ठीक है, इनसे ट्रेडिंग कर रहा था। फॉरेन ट्रेड विद ब्रिटेन इंटेंसिफाइड बाय ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल। सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू कब आया? जब इंडिया ने बड़ा इजीली ट्रेड करने के लिए किसके साथ? ब्रिटेन ने बड़ा इजीली ट्रेड करने के लिए किसके साथ? इंडिया के साथ। यानी देखो हुआ क्या, देखो ये दिख रहा है सबको इंडिया, ये हमारा इंडिया, प्यारा भारत। देखो ये देखो, ये हमारा इंडिया, ये दिख गया सबको? थोड़ा कलर चेंज करता हूं, ये हमारा इंडिया दिख रहा है सबको। इंडिया में पहले देखो, अगर लंदन कहां मिलेगा तुम लोग को? ब्रिटेन, यही मिलेगा ब्रिटेन, ये। ठीक है, अब यहां पे देखो, इंडिया से जाने के लिए ब्रिटेन देखो कहां से, यहां से घूम के जाना पड़ता था पहले। ठीक है, इन्होंने क्या किया? सुएज कैनाल यहीं पे खोद दी, सुएज कैनाल। तो वह क्या? इंडिया से यहां से गए ये लोग, यानी कम से इनकी जो दूरियां थी, जो डिस्टेंस था, हाफ होगी। यानी जो ट्रेड हो रही थी पूरा में मान लो इतने दूर कि डिस्टेंस देख रहे हो यहां पे, अब डिस्टेंस कितना हो गया? आधा हो गया। तो जाहिर सी बात है ट्रेड भी आधा हो जाएगा, ट्रेड में और आधा टाइम पे हो जाएगी ट्रेड। यानी बड़ा स्मूथली ट्रेड होने लग गया, बड़ा एफिशिएंटली, बड़ा फास्ट ट्रेड होने लग गया इनके साथ। तो इसको क्या बोलते हैं? ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ टू ब्रिटेन। इन इंडिया की जो रॉ मटेरियल था ब्रिटेन में कहां चला गया? ड्रेन होकर चला गया थ्रू सुएज कैनाल। यानी ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल जो यहाँ पे था, इन्होंने सुएज कैनाल बनाई, और इस कैनाल के थ्रू यहाँ पे क्या किया? उनकी ट्रेडिंग जो पीरियड था वो शॉर्टर करा गया, और यहाँ पे ट्रेडिंग बड़ा फास्ट होने लग गया। ठीक है, ये था। अब आगे देखो, ये कब हुआ था? सुएज कैनाल कब हमने खोला था? डेट सब देख लो यहाँ पे। ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल कब हुआ था? 1869 में, 1869 में। तो यहाँ पे एक चीज तो हो गया हमारे, 1869 में सुएज कैनाल खोल गया। तो फिर क्या हुआ? तो उस टाइम पे इंडिया क्या बन गया? इंडिया की एक्सपोर्ट ज्यादा हो गया। इंडिया की जो एक्सपोर्ट है वो ज्यादा हो गया देन इंपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब ज्यादा आमदनी। तो इंडिया के पास जो ट्रेड है वो क्या हो गया? सरप्लस ट्रेड था। क्या था? सरप्लस ट्रेड। यानी हम ज्यादा पैसा कमाने लग गए। बट सरप्लस ट्रेड था तो जाहिर सी बात है, अच्छी बात है किसी कंट्री के लिए एक्सपोर्ट ज्यादा होना और इंपोर्ट कम होना। बट वो जो पैसा आ रहा था वो पैसा खर्चा कहां पे हो रहा था? अगर इंडियन की वेलफेयर में खर्चा होता तो कहीं और अच्छी बात है, इंडिया की इकोनॉमी आगे बढ़ जाता। बट ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ? जो आया वो वॉर एक्सपेंस में, हमारे पैसा अंग्रेजों ने हमारा खिलाफ लड़ने के लिए यूज किया था। देखो वॉर एक्सपेंसेस,
उसके बाद इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल गुड्स, वो अपनी सुविधा के तहत जो भी इनविजिबल गुड्स है वो वहां पे मंगाने लगे। इनविजिबल गुड्स की एग्जांपल यहाँ पे डाल देना, शिपिंग, इक्विपमेंट्स फॉर, क्या नाम है इसका तुम्हारा, इक्विपमेंट तो नहीं, जो तुम्हारा टेलीग्राफ सर्विस के लिए जो भी सॉफ्टवेयर मंगाना था वो वहां से उन्होंने मंगाने लगे। अब उनकी खुद की ऑफिस सेटअप में वो पैसा खर्चा करने लगे। तो ट्रेड सर देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इज उसी टाइम पर द ऑफ इंडिपेंडेंस, इज सरप्लस ट्रेड गुड्स, सरप्लस ट्रेड गुड फॉर इंडिया एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो सरप्लस ट्रेड ऑफ इंडिया इंडिया के लिए अच्छा था क्या? नहीं था। क्यों नहीं था? दीज आर द रीजन। पैसा आया, लड़ाई के लिए खर्चा कर दिया, पैसा आया, इंपोर्ट ऑफ क्या कर दिया इन्होंने, इनविजिबल गुड्स इंपोर्ट कर ली, पैसा आया, अपने ऑफिस खुद सेटअप कर लिया इन्होंने। ठीक है, देखो आगे देखो, डेमोग्राफिक कंडीशन, क्या लिखा? डेमोग्राफिक कंडीशन। देखो क्या था डेमोग्राफिक कंडीशन, क्या था डेमोग्राफिक कंडीशन। तो पहले यहां पे देखो डेमोग्राफिक कंडीशन में ऑन फर्स्ट नॉन ऑफिशियल सेंसस, यानी पहला जो सेंसस हुआ था इंडिया में वो नॉन ऑफिशियल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इलाहाबाद के लिए हुआ था। ठीक है, अब देखो यहां पे कब हुआ था ये, 1824 में हुआ था। कब हुआ था ये? 1824 में। फिर फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब हुआ यहाँ पे? और एक सेंसस भी हुआ था ढाका के लिए 1830 में। अब यहाँ पे आ जाओ, जो पहला ऑफिशियल सेंसस हुआ, जनगणना, डीप स्टडी अबाउट पॉपुलेशन, वो कब हुआ? 1881 में। कब हुआ था? 1881 में। क्वेश्चन में ध्यान देना, ये जो हुआ था 1881, जाहिर सी बात है इस टाइम पे ब्रिटिश की ही रूल होगा। बट जो फ्री इंडिया हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंट, कब हुआ था ये? फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ये हुआ था 1951 में। उस टाइम पे इंडिया की पॉपुलेशन थी 36 करोड़ समथिंग। देखो यहाँ पे नोट करना इसको। उसके बाद यानी ये होने के बाद हमारा जो एनआरसी है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ये हमारा क्या हुआ था? ये बना गया था, यानी कितने सिटीजन है, उस सिटीजन की जो रजिस्टर्ड में क्या उम्मीद था, यहाँ पे देखो जम्मू एंड कश्मीर की जो पॉपुलेशन थे वो उम्मीद थे, बट उसको लिया गया था अकॉर्डिंग टू पास्ट फिगर। उसके हिसाब से ओनली 18% ऑफ पॉपुलेशन इंडिया में क्या था? लिटरेट था। क्या था? लिटरेट। एंड जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो कितनी थी? 32 ईयर ऑफ एज। ठीक है, 32 ईयर एज का मतलब क्या? 32 ईयर के बाद थोड़ी ना लोग मर जाते थे, ऐसा नहीं। यानी एक अच्छी लाइफ जीना, एक बिना बीमार के, यानी बिना डिजीज के लाइफ जीना, वो कब तक था? एवरेज 32 ईयर तक था। ठीक है, क्यों था ऐसे? कोई बताएगा? भाई ये लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, गवर्नमेंट तो हमारा था ही नहीं, तो हमारे हेल्थ के ऊपर क्यों ध्यान देगा? पाकिस्तान, तो यहां पे हुआ था क्या था इसमें, जो इस टाइम पे डिवाइड हुआ था, वो जो 51 की बात कर रहा था, यानी पाकिस्तान, इंडिया से पाकिस्तान, यहां पे लिख लो, यहां पे लिख लो, जो एक माइग्रेशन हुई थी, सबको पता है वो कहानी, गदर मूवी सबने देखा होगा, है ना? इंडिया टू पाकिस्तान, पाकिस्तान को इतने लोग माइग्रेट हो गए थे, कहां से? फ्रॉम इंडिया, यानी इंडिया से पाकिस्तान को इतना को माइग्रेट हो गए थे, और पाकिस्तान से इंडिया को कितना मूव हो गए थे? ये लोग, इसकी पॉपुलेशन था। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक देखो, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। क्या है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन? यानी पॉपुलेशन की फ्लक्चुएशन को हम क्या बोलते हैं? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। देखो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन देखो यहां पे, यानी बिफोर 1991 फ्लक्चुएशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन विद हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, यानी डिक्लाइन था बहुत ज्यादा, यानी अगर बच्चे पैदा भी होते थे तो उसी रेट में डेथ भी होता था इनकी। ठीक है, फ्लक्चुएशन था। बट आफ्टर 1921 पॉपुलेशन नेवर डिक्लाइन, 1921 के बाद कोई पॉपुलेशन डिक्लाइन ही नहीं हुआ, इसलिए दिस ईयर 1921 इज नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्या बोलते हैं इसको? द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ग्रांड नहीं, ग्रेट, ये बोलते हैं इसको ग्रेट डिवाइड, ग्रेट डिवाइड, GREAT, ग्रेट डिवाइड, ग्रेट है, ग्रांड नहीं, ग्रेट। आगे देखो डेमोग्राफिक कंडीशन क्या था? हाई बर्थ रेट, जो बर्थ रेट था वो 48 पर 1000 था, एंड जो डेथ रेट था वो 40 पर 1000 था। ठीक है, 40 पर 1000। आगे देखते रहो। उसके बाद लो लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट कितना था? टोटल लिटरेसी रेट 16%, जो फीमेल लिटरेसी रेट था वो था 7% मात्र। पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, कितना था? पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, इनसफिशिएंट हेल्थ फैसिलिटीज अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जितना हमारा पॉपुलेशन था उसके हिसाब से हमारे हेल्थ फैसिलिटी ना के बराबर था, क्योंकि गवर्नमेंट किसकी थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा फिगर में चेंज कर देना, 298 नहीं, ये था 218। कितना था ये? 218, 218 पर 1000।
ये देखना 218 पर 1000, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये कितना था, 32% था, मैंने बता दिया तुम लोग को 32, कितना था 32% नहीं 32 यानी एक एवरेज इंसान की जो लाइफ था वो कितना 32%, गलती से लग गया होगा, वो 32 लिखना ओनली, ठीक है। अब इसके हिसाब से अगर देखोगे तो ऐसे कौन सी कंट्री है जिसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हांगकांग की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज्यादा है, जो फीमेल की है वो 88 है और जो मेल की है वो 85 है। ज्यादातर देखना जो फीमेल है वो ज्यादा दिन तक अपनी लाइफ को अच्छे से मेंटेन करके जीते हैं, ठीक है, याद रखना। आ जाओ नेक्स्ट, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। क्या है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, यानी मेनली जो ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। देखो प्राइमरी में क्या होगा, देखो प्राइमरी में यानी जो नेचर को हम एक्सप्लोर करते हैं ना, जो पहले काम है उसका हमारा क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर, यानी जमीन से पानी से जुड़े हुए काम। कौन सी, एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 72%, कितना हो गया 72%, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम नेचर, जो पहला स्टेप होता है वो तुम्हारा क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर, रॉ मटेरियल को जो कन्वर्ट करता है ना फिनिश गुड्स में, रॉ मटेरियल कन्वर्ट इनटू फिनिश गुड्स, उसका हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर। बाकी जो सर्विस सेक्टर में क्या आ गया, टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। तो ये कौन सी आ गया, ये इसमें 10% लोग काम कर रहे थे और जो 18% लोग किसमें काम कर रहे थे, सर्विस सेक्टर में काम करते थे, किसमें, सर्विस सेक्टर में। फिर आगे देखो, अब आ जाओ इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंफ्रा में क्या क्या हुआ था उस टाइम पे, पहले रोड। देखो जो भी इन्होंने किया था वो अपने लिए किया था, किसके लिए, अंग्रेजों के लिए, खुद के लिए किया था, ताकि बस एक ही मोटिव, यहां से रॉ मटेरियल लेके जाओ, इनको बर्बाद कर दो और इनको ही गुड्स बेचो, इनको लूट लो, क्या मतलब यही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड में क्या आ गया, क्या क्या बना, रोड किस लिए बना, रोड बनाया इसने मोबिलाइजिंग द आर्मी। तो क्या अब वो अपनी आर्मी को मूव करने के लिए, इजीली दबदबा बनाने के लिए, हर जगह पे अपनी आर्मी जाए, ब्रिटिश गवर्नमेंट की दबदबा बने, तो पहले इसलिए किया था। शिफ्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल, कोने कोने से रॉ मटेरियल खींच लो, कहां लेके जाएंगे, ये ब्रिटेन में अपनी इंडस्ट्री करने के लिए। तो यहां पे क्या हुआ, शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड्स, यानी कुछ भी करके इनके पास इतना फंडिंग नहीं था, तो इतने सारे रोड नहीं बन पाई, तो फिर भी ऑल वेदर रोड हमारा, अभी जैसे हमारा रोड ऑल वेदर रोड है ना, बिल्कुल बारिश हो, ठंडी हो, कैसे भी हो, हम गर्मी हो, हम बस सेम रोड है, सबके लिए परफेक्ट है। बट उस टाइम पे ऑल वेदर रोड नहीं बन पाया। जो हमारा एक अच्छी काम हुआ था, जो नेचुरल कैलेमिटीज है, यानी पहले क्या था कि गांव टू गांव मूव करने के लिए हमारे पास रोड नहीं था, यानी फॉर एग्जांपल एक अभी कैसे हम, तुम गूगल में तुमको पता हो गया क्या कि ठीक है बारिश आने वाली है, कि तूफान आने वाली है, 2 दिन पहले 3 दिन पहले, या कुछ भी पता लग जाता है। बट उस टाइम पे थोड़ा टेक्नोलॉजी इतना हाई फाई था, कुछ भी नहीं था। तो उस टाइम पे क्या था, जैसे ठीक है तुम घर में हो तो बारिश होने, जैसे अब बारिश आ गया, पानी डूब गया, तुमको पता लग गया ठीक है अच्छा बाढ़ आ गया। तो जब आ गया तब फिर क्या, ठीक है, तब तो इसमें क्या है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो यानी कहीं ना कहीं तक आफ्टर जो बिल्डिंग ऑफ ब्रिटिश रोड, तो रोड बनाने के बाद कुछ हद तक ये क्या हुआ, जो फेमाइन हो गया, जो फ्लड हो गया, वो कुछ हद तक चेक हो पाया, यानी लोग थोड़ा सा मूव करने में आसानी हुआ उनको, ठीक है। अब आगे आ जाओ, रेलवे, इंडियन रेलवे पे आ जाओ, क्या क्या था यहाँ पे। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, ये कब हुआ था, 1950 में। ये कौन सी रेलवे है, ये नॉर्मल रेलवे, गुड्स कैरियर वाला रेलवे, ठीक है। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ पैसेंजर ट्रेन, ये हुआ था कब, 1853 में, मुंबई टू थाने 34 किलोमीटर, ठीक है। ये जो रेलवे इंट्रोड्यूस यहाँ पे हुआ, ये इसमें क्या फायदा हुआ, एनहांस इंडियन एग्रीकल्चरल मार्केट, यानी मार्केट के लिए इनका क्या होगा, मार्केट के लिए एक नया स्पेस मिल गया। यानी पहले क्या हुआ, रेलवे हो गया, यानी डिस्टेंस टू डिस्टेंस, यानी ये कवर होने की थोड़ा सा, देखो पहले क्या होता कि हम गाड़ी में कहीं जाएंगे, अगर मान लो रेलवे हो गया, तो रेलवे क्या हो गया, स्टेट टू स्टेट ये बिल्कुल करेक्ट कर दिया गया और डिस्टेंस को कम कर दिया गया, यानी इजी वे में हम पहुंच पाएंगे। अगर मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास ट्रेन नहीं है, तुम बस में जाओ कश्मीर टू कन्याकुमारी, कितने दिन में तय करोगे, और ट्रेन में जाओ तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यानी यहाँ पे क्या हुआ, रेलवे एनहांस कर दिया क्या, एग्रीकल्चरल मार्केट को, यानी एक स्टेट का गुड्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट दूसरे स्टेट में इजीली वो एक्सेस हो गया और बिक पाया। ब्रोक ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स, प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, यानी हुआ क्या, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये रोडवे नहीं, सॉरी रेलवे नहीं आता, अंग्रेज नहीं होते, तो ये हमारा क्या होता, कल्चरल बैरियर था। अभी भी हम करते हैं वहां पे नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, तो ये गैप ना ज्यादा कुछ हो जाता, यानी अब हम छोटे छोटे कंट्री में डिवाइड हो जाते। अभी इंडिया 1 कंट्री है, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा चीज हुआ था, ठीक है। अब आगे देखो,
एयर एंड वाटर। देखो जो एयर है, जो आउटलैंड एयर है, वाटर है हमारा, जिसको हम बोलते हैं क्या, पोर्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना, पोर्ट बोलते हैं। तो उसमें क्या होता, वो डेवलप हुआ था। बट जो इनलैंड वाटर है उसमें कुछ इतना खास डेवलपमेंट नहीं हुआ था। बट हाउएवर क्या नाम है इसका, आपने जो सबसे इज्जत से नाम लेना इनकी, JRD टाटा, इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, एविएशन इंडस्ट्री यानी एयर को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में 1932 में। बस हम थोड़ा सा आजादी होने से जस्ट थोड़े दिन पहले, इतना पहले, इनका अंग्रेजों का कोई हाथ नहीं इसमें, ठीक है। अब आ जाओ, अभी हमने पढ़ लिया कि सारे नेगेटिव चीज हमने पढ़ लिया कि ड्यू टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश रूल, तो हमने क्या क्या सफर किया वो पढ़ लिया। अब उन्होंने कुछ वो सारे कर रहे थे अपने लिए, बट थोड़ा कुछ अच्छी चीज यानी पॉजिटिव चीज भी हमारे साथ हो गया, जिसको फर्दर हम इंडियन ने क्या किया, उसको एंजॉय भी किया। क्या क्या है वो देखो। व्हाट आर द, एक क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देना। व्हाट आर द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल, क्या क्या इंपैक्ट है देखो। मार्केट सरप्लस, फूड ग्रेन एंड प्रोडक्शन, यानी यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर की, जो हम खुद खाने के लिए कर रहे थे, अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम करके क्या कर रहे हैं, उसको सब्सिस्टेंस इकोनॉमी से हम क्या आगे, मार्केट सरप्लस इकोनॉमी में सेविंग करेंगे, मार्केट में बेचेंगे भी। बेटर ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे एंड रोड, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से हमारा क्या था, किंग रूल था। अब जो मिनिस्टर वगैरह, जो डिपार्टमेंट वगैरह अलग, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ये उन्हीं का है। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ मॉनेटरी सिस्टम, हमारा पहले बार्टर सिस्टम था, उन्हें कन्वर्ट करके क्या आ गया, पेपर करेंसी मॉनेटरी सिस्टम में आ गए। बेटर मींस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी क्या था, रोड रेलवे तो है ही है वो, साथ साथ में इन्होंने क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ पोस्टल टेलीग्राफ, ये सब यहाँ पे क्या किया, इन्होंने इंट्रोड्यूस हमको करके दे दिया। तो यही था। तो यानी चैप्टर अगर समझ में आ गया होगा, बहुत ही शॉर्ट में मैंने समझाया, टॉपिक समझ लेना, फिर नेक्स्ट वेट करना टेस्ट सीरीज के लिए, ठीक है। समझ में आया तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक भी कर देना, ठीक है।